दो बार ये यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर में देखा था, ठीक है। सीटेट के सर्टिफिकेट्स आ गए क्या? आ गए? कब आए? या मेरे को नहीं पता, अगर आ गए होंगे तो शायद हो सकता है आ जाना चाहिए, अब तो कोई रीज़न नहीं है ना, क्योंकि इलेक्शंस भी है नेक्स्ट ईयर। ये नहीं पता मुझे, सीटेट के सर्टिफिकेट्स का नहीं पता मुझे, तो यही था क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो शायद याद ही नहीं रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में ऑयलर्स थ्योरम की थी होमोजेनियस फंक्शंस की, ठीक है। अब ये एक रिलेशन है, ये यूपी में एक दो बार पूछा हुआ है, हो सकता है DSSS में पूछ ले। रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड होमोजेनियस फंक्शन। सेकंड ऑर्डर का कल जो लास्ट हमने ऑयलर्स थ्योरम देखी थी उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन था, उसके अंदर क्या था? फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन था। अब यहाँ पे हमारा क्या है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। सीटेट के सर्टिफिकेट्स आ गए क्या? इशू हो गए? मुझे तो पता नहीं है यार, बहुत पहले आ गए थे। 4 को किया है मैंने डाउनलोड, मुझे नहीं पता थी। रिजल्ट आया है कि सर्टिफिकेट्स इशू हो गए? हाँ, दूसरा फॉर्म तो आ गया शायद, नोटिफिकेशन तो मैंने देखा था, दूसरा सर्टिफिकेट्स का मुझे नहीं आइडिया। आ गए तो फिर तो भैया जानी चाहिए फॉर्म अब, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत लेट हो गया वैसे भी। पहला रिजल्ट क्या कहता है देखो, अगर सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो होमोजेनियस फंक्शन का, और उसके साथ अगर x मल्टीप्लाइड है, और जो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है जिसके अंदर x और y के रिस्पेक्ट में दोनों के साथ डेरिवेटिव किया हुआ है, पर इसके साथ y मल्टीप्लाइड है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? y मल्टीप्लाइड है, तो ये जो रिजल्ट होगा ये किसके इक्वल होगा? n-1 डेल यू ओवर डेल x के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? डेल यू ओवर डेल x के। दूसरा अगर सेम यही देखें, अगर हम डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की बात करें और इसके साथ अगर y मल्टीप्लाइड है, और जो x और y का पार्शियल डेरिवेटिव है अगर यहाँ पे x मल्टीप्लाइड है, समझ रहे हो ना? याद करने का तरीका क्या है कि जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके साथ तो वही वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, और जो ये सेकंड ऑर्डर का जिसमें दोनों वेरिएबल है उसके साथ दूसरे वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो उसमें हम n-1 डेल यू ओवर डेल x लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था। जैसे अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव y में था तो मैंने y को मल्टीप्लाई किया, और x और y वाला अगर दोनों है तो उससे दूसरा x को किया, तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा दिखेगा मेरे को? y वाला दिखेगा जिसके साथ सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा, तुमसे कह देगा कि होमोजेनियस फंक्शन है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और अगर थर्ड की बात करें जिसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कहता है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। अगर ये है, इसके अंदर सब दो दो डिग्री में है, इसके अंदर क्या है? सारे के सारे दो दो डिग्री में है, तो ये किसके इक्वल होगा? n-n-1 इंटू में सिर्फ u के, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आएगा। अब इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर के रिजल्ट्स नहीं है, तुम्हें रटने ही पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे n क्या है? n है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, ये लिख लो वेयर u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। u जो है वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ ऑर्डर n। n ऑर्डर का क्या है? होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ पे हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव का जो बेसिक पार्ट है ये अब पूरा होता है, ठीक है। सर क्या सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में क्या हो गया? सर क्या सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में डी वाई डी एक्स, हाँ वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संजीव, ये सेम ही होते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम आगे पीछे लिखना चाहो, क्योंकि जो जो फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सेम ही आता है। हम आगे वैसे थ्योरम भी करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो इसको। अब उसके बाद हमारे पास आता है टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पता होनी चाहिए कैसे आएंगे। तुम्हें DSSS में छोटे छोटे क्वेश्चन दिखेंगे एकदम, अगर प्रीवियस ईयर को तुम ध्यान से देखोगे तो DSSS के अंदर तुम्हें एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे कि टोटल डेरिवेटिव ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा, है ना। मान लो ऑयलर्स थ्योरम है वो एकदम सीधी मिलेगी, तो मतलब DSSS के जो सवाल आएंगे वो बस ऐसे करते जाने हैं। बेशक 100 क्वेश्चन आएंगे पर उनको अटेम्प्ट करने में हमें 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। 1 मिनट एक सवाल को बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो उस तरीके के क्वेश्चन देगा ही नहीं। हाँ, वहीं पे अगर दूसरे एग्जाम को देख रहे हो, यूपी वाला देख रहे हो, तो उसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, सोल्व भी करने पड़ेंगे। तो ये है टोटल डेरिवेटिव का क्या मतलब है। देखो हम पार्शियल डेरिवेटिव देख रहे थे, पार्शियल और टोटल जो वर्ड है ना वही बता रहे हैं। पार्शियल का मतलब कुछ हिस्सा, और टोटल का मतलब पूरा का पूरा जो टोटल है वो, है ना। अब जब तुम डेरिवेटिव पार्शियली कर रहे हो, पार्शियली करने का मतलब अभी तक जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव, उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें मैं सिर्फ एक्स में इंक्रीमेंट कर रहा था, भाई एक्स में मैंने कुछ चेंज कर दिया, है ना। डेल एक्स नहीं किया था हमने, एच लिख दिया था। हमने वाई में कोई चेंज नहीं किया था, और एक बार मैंने क्या किया था? वाई में थोड़ा सा चेंज कर दिया था। तो इन जब सिर्फ एक्स के और सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में देख रहा था तो उसको मैं बोल रहा था पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब जो मैं देखूंगा चेंज वो मैं दोनों के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि भाई एक्स में भी चेंज करूंगा, वाई में भी चेंज करूंगा। जब ऐसा होगा तो उस केस में जो डेरिवेटिव बन के आएगा उस केस का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको मैं टोटल डेरिवेटिव बोलता हूं एक फंक्शन का, ठीक है। तो उससे पहले यहां पे एक बात आती है टोटल इंक्रीमेंट। हम क्या बात बोलते हैं? टोटल इंक्रीमेंट क्या होता है?
टोटल इंक्रीमेंट ये वर्ड आता है। ये इसका क्या मतलब है कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल, पर अब जो फाइनल वाला होगा ना उसमें दोनों में चेंज हुआ होगा, एक्स में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, या तो डेल एक्स लिख लो या एच और के लिख लो, एक ही बात है, और वाई में भी चेंज हुआ होगा, तो फंक्शन कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा, फिर फंक्शन चेंज होकर कुछ ना कुछ ये बन गया होगा माइनस का एफ एक्स वाई, है ना। हाँ बस वो चीजें पढ़नी है, अगर एक बार टच में आ गए वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक बात। तो ये है, अब ये क्या है, ये टोटल इंक्रीमेंट है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में चेंज किया और फिर हम देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये टोटल इंक्रीमेंट है, टोटल डेरिवेटिव नहीं है, ये टोटल इंक्रीमेंट है, जो हम वो ऊपर ऊपर का पार्ट देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ज्यादा उसके अंदर नहीं घुसूंगा, हम ये देखते हैं कि सीधा सीधा हम एक फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव अब लिखेंगे कैसे, वैसे कैसे लिखेंगे, देखो जब भी मुझे एक फंक्शन u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया हुआ होगा, दो वेरिएबल का एक फंक्शन देगा, मुझे या तो z लिख लो या u लिख लो, तो इसका जो टोटल डेरिवेटिव होगा, देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऑफ u इज, तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या बनेगा, u du बनेगा। पहले हम क्या करेंगे, u का ना पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको बैलेंस कर देंगे dx से। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, x वाला चेंज देख लिया सारा का सारा। एक बार मैं क्या करूंगा, इसी के एडिशन में u का y के रिस्पेक्ट में कर दूंगा और फिर dy से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव। अगर और भी वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल z भी है, w भी है, कुछ और भी है, तो फिर ऐसे ही करते चले जाओ, ये हमारे फंक्शन का क्या हो गया, टोटल डेरिवेटिव हो गया। बस इतना ही है, इसके अंदर कुछ खास काम है नहीं, इसको टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया u एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई, ये एक फंक्शन दे दिया, या फिर टू एक्स वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या कह दिया, डी यू बताओ क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव पूछ लिया तुमसे कि टोटल डेरिवेटिव होगा क्या, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डी यू लिखना है टोटल डेरिवेटिव। पहले यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ इसमें ये यंग्स थ्योरम और स्क्वायर्स थ्योरम वो करेंगे, आगे आएंगे नितेश। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो पहले इसका, जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कितना होगा, टू एक्स वाई, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में डी एक्स, प्लस में अब इसका क्या करो, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा फोर एक्स वाई, और इनटू में हो जाएगा dy। तो ये तुम्हें इस u का क्या दिख रहा है, टोटल डेरिवेटिव दिख रहा है। हाँ ये बीएससी का ही पढ़ रहे हैं हम है ना, इसको क्या बोलेंगे, टोटल डेरिवेटिव बोल देंगे, ठीक है। इसी के अंदर वो कई बार हमें क्या दे देता है, कॉम्पोजिट फंक्शंस और दे देता है। वैसे तो इसको करने का कोई सेंस है नहीं, मैं तुम्हें एक छोटा तरीका बताऊंगा, पर कंसेप्ट के हिसाब से देख लो कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। वो तुम्हें एक फंक्शन देगा एफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का एफ एक्स वाई होगा, पर ये एक्स और वाई जो फंक्शन है ना, ये एक्स और वाई फंक्शन तुम्हारे सिर्फ एक्स और वाई के नहीं है, फर्दर किसी और के फंक्शन है। जैसे कि तुमने चेन रूल पढ़ा है ना, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ते हैं वन वेरिएबल में, वही बात है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो ये एक्स है ना, ये कोई ना कोई फंक्शन है तुम्हारा टी का, मान लो फाई ऑफ टी लिख दिया, और जो वाई है वो भी तुम्हारा एक फंक्शन है टी का, उसको लिख दिया मैंने साई ऑफ टी, है ना। तो अगर ऐसे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा देन, तो उस केस में टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, उस केस में हम टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे कुछ ऐसे, डी यू। देखो पहले तो यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, अब यहाँ पे तो मैं dx करके छोड़ देता हूँ सिर्फ, क्योंकि आगे x किसी का फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे x जो है वो तुम्हारा t का फंक्शन है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t का ही है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखना कोई सेंस नहीं बनाता। अब x का t के रिस्पेक्ट में चाहे पार्शियल करो या फिर पूरा डेरिवेटिव करो, वही होना है, क्योंकि उसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे x का मैं t के रिस्पेक्ट में और करूंगा, एक तरीके से चेन रूल ही लग गया, पहले u का x के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में, प्लस में डेल u ओवर डेल y, और फिर y का t के रिस्पेक्ट में, अगर और भी वेरिएबल है तो उनको भी ले लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये चेन, एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन का चेन रूल भी बोल सकते हो, टू वेरिएबल के अंदर, दो वेरिएबल के अंदर चेन रूल ऐसे चलता चला जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल करते हैं, हालांकि तुम्हें इस तरीके से करने की कोई नीड है नहीं इसको, है ना। जैसे कि क्वेश्चन लूं, जैसे कि मैं मान लो, जैसे कि इस बुक के अंदर दिया हुआ है, कह रहा है कि u दिया हुआ है तुम्हें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है u दिया हुआ है e रेज टू द पावर x sin y, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, और क्या कह रहा है वेयर x जो है वो दिया हुआ है तुम्हें log t, और y क्या दिया हुआ है तुम्हें, y दिया हुआ है t स्क्वायर। अच्छा अब जैसे मान लो डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से क्वेश्चन देखोगे तो डी ट्रिपल एस बी वाला तुमसे सवाल नहीं कराएगा, उसको नहीं कराना है सवाल तुमसे, वो तुमसे ये पूछेगा अगर कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव में कैसे लिखूंगा, वो ये क्वेश्चन करेगा तुमसे, वो थ्योरी में से क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम कोई और पेपर दोगे तो उसके अंदर फिर ये सवाल आएगा कि भाई ऐसे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी थोड़ा अपने दिमाग में रखा करो। अब जैसे इसका टोटल डेरिवेटिव करना है मेरे को, तो इसका टोटल डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, देखो डी यू करना चाह रहा हूं मैं, तो डी यू क्या होगा, पहले तो यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, u का x के रिस्पेक्ट में, यानी कि sin y कांस्टेंट e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x sin y हो जाएगा, और फिर x का t के रिस्पेक्ट में, जो x है उसका t के रिस्पेक्ट में, तो जब x का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा 1/t हो जाएगा, प्लस में इसका y के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में sin y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos y, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t,
टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। पर अब एक चीज देखो, अल्टीमेटली जो मेरा फंक्शन है वो तो टी में ही आना है। अल्टीमेटली जो मेरा आंसर है, ये फंक्शन एक्स और वाई का थोड़ी ना है, ये कोई दो वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, ये एक वन वेरिएबल का फंक्शन है। दो का कैसे है? क्योंकि एक्स की जगह तुम log t रखोगे, वाई की जगह तुम टी स्क्वायर रखोगे, तो दो वेरिएबल का फंक्शन कैसे है? दो वेरिएबल का नहीं है ये फंक्शन, ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? log t रखेंगे, और वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे? टी स्क्वायर रखेंगे, और इंटू में 1/t। यहाँ पे भी e की पावर हम क्या रखेंगे? log t cos t स्क्वायर इंटू में 2t, है ना। e से जो log है वो क्या बन जाएंगे? तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाएगा, ये t बन जाएगा, तो t इंटू 1/t साइन टी स्क्वायर, ये e log t ये भी t बन जाएगा, इंटू में 2t और cos t स्क्वायर। तो जो मेरा आंसर है वो क्या बनेगा? साइन टी स्क्वायर प्लस में 2t स्क्वायर cos t स्क्वायर, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये टोटल डेरिवेटिव हो गया। अब देखो एक तरीका तो इसको करने का ये है, एक ये भी तो है, जैसे हम चेन रूल में सीखते थे कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू उठा के पहले ही रख दो। अगर मैं यू में ही रख दूं, ये काम यू में ही कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? log t और साइन टी स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू उठा के मैंने सीधी यू में ही रख दी, और यू कितना हो जाएगा? टी इंटू में साइन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका टोटल डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या? टी अब ये टी के रिस्पेक्ट में सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब इसका टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो टी को एज इट इज रखोगे, साइन टी स्क्वायर का कोस टी स्क्वायर का 2t, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन टी स्क्वायर एज इट इज, और टी का हो जाएगा 1। तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो एग्जाम में आए तो हम इसको प्रीफर करेंगे, इस मेथड को। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? है ना, ये टोटल डेरिवेटिव हो गया तुम्हारा, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर यहाँ पे तो टी भी तुम लिख भी सकते हो, डी यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं डी यू अपॉन डी टी क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि फंक्शन एक ही वेरिएबल का है, तो डी यू अपॉन डी टी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस स्टेप में भी लिख सकते हो कि भाई टी के रिस्पेक्ट में ही हुआ है। ये कोई टोटल डेरिवेटिव नहीं हुआ है, ये अपना सिंपल डेरिवेटिव है, वन वेरिएबल का डेरिवेटिव है। समझ रहे हो? वन वेरिएबल का डेरिवेटिव हम दूसरे तरीके से बस ऐसे कर सकते हैं, दो वेरिएबल के को लेके भी वैसे किया जा सकता है। तो अभी वन वेरिएबल का है, तो मैं यहाँ डी यू अपॉन डी टी और डी यू अपॉन डी टी इजीली लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में और एक दूसरे के साथ या किसी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे dx और dy की टर्म चलेगी साथ। समझ रहे हो? इस तरीके से टोटल डेरिवेटिव होगा, है ना। तो ये वाला काम भी कर लेंगे। और क्या करें इसके अंदर? मैं ज़्यादा तुम्हें फालतू का कचरा नहीं कराना चाहता हूँ। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, हमने अभी तक डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखी है कि एक दो वेरिएबल का फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। हमने ये तो देख लिया कि एक दो वेरिएबल का फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूटी भी देख ली, फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव भी देख लिया, पर एक्चुअली में उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे कब, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, वो डिस्कस करना है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखो ये वैसे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, पर मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो भी बताऊंगा, ऑफ टू वेरिएबल। वैसे इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, एक क्वेश्चन करेंगे भी हम पूरे प्रोसेस से, पर थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये कहता क्या है? एक सेकंड, देखो वैसे तो ये कहता है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्क्वायर से आर, ये समझ आ रही होगी कि ये डोमेन आर स्क्वायर क्यों लिया है और कोडोमेन आर क्यों लिया है, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है तो एक्स कोमा वाई जैसा पेयर जाएगा और वैल्यू निकल के आएगी रियल वैल्यू, तो ऐसा फंक्शन लिया है। इज डिफरेंशिएबल, कहता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट ए कोमा बी, ए कोमा बी पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर हम क्या बोले, या तो ए कोमा बी लिख लो या एक्स कोमा वाई लिख लो, कुछ भी लिख लो जो तुम्हें समझ आता है। एक्स कोमा वाई लिख लो, के अंदर भी एक्स कोमा वाई दिया है तो तुम्हारी में भी एक्स कोमा वाई देगा। एट एक्स कोमा वाई इफ, कहता है कि अगर मैं ये टोटल इंक्रीमेंट निकाल के देखूं, क्योंकि अगर पूरा डेरिवेटिव देखना है तो टोटल इंक्रीमेंट देखना पड़ेगा। अगर ये वाला जो डेरिवेटिव है ना, ये ए एच प्लस बी के प्लस में एच पाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के, इसके इक्वल आ जाए, वेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर पाई ऑफ एच के एंड साई ऑफ एच के, पाई ऑफ एच के एंड साई ऑफ एच के अप्रोचेस टू जीरो एज एच कोमा के अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना, ये ए और बी का, देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन एक्स कोमा वाई पे डिफरेंशिएबल हुआ ना, तो जो ये टोटल इंक्रीमेंट है ना वो इस फॉर्म में लिख दिया जाना चाहिए। अगर इस फॉर्म में तुम अपने टोटल डेरिवेटिव को लिख दे रहे हो, इस फॉर्म में अगर तुम अपने टोटल डेरिवेटिव को लिख दे रहे हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, अगर एच एक्स कोमा वाई पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल देखना है तो ये जो टोटल इंक्रीमेंट है ये इसके बराबर आ जाए और ये लिखा जाए बस। अगर ये लिखा गया ऐसे, हमेशा ये चीज सेटिस्फाई हुई कब, साथ में ये बात भी ध्यान रखनी है कि एच कोमा के जो है ना वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं और फाई ऑफ एच के और साई ऑफ एच के ये दोनों भी जीरो को अप्रोच कर रहे हो। यानी कि तुम ये भी कह सकते हो कि हम यहाँ पे ये लिमिट ऐसे लिख दे जाए, लिमिट एच कोमा के अप्रोचेस टू जीरो जीरो, ऐसे भी लिख दो, चाहे वो वहां लिखने की बजाय चाहे यहाँ लिख दो कि भाई इस पे लिमिटिंग वैल्यू लगाएं दोनों तरफ। समझ रहे हो? अभी यहाँ लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि वो यहाँ भी एच कोमा के और यहाँ भी एच कोमा के, तो या तो लिमिट दोनों तरफ लिखो। बाकी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एच कोमा के जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो फाई ऑफ एच के भी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये ए और बी क्या चीज है, बाकी सारी चीजें तो समझ आ रही है एच और के, ए और बी क्या चीज है।
तो इस डेफिनेशन को हमने मॉडिफाई किया और हम क्या बोले कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ, और हमने एक और डेफिनेशन को मॉडिफाई किया। इसके पीछे का जो काम है वो हमें पढ़ने की कोई नीड है नहीं कि वो कैसे हुआ, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस। तो ये जो ए है ना, इसको तो हम बोलते हैं ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का। ये क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव उसी पॉइंट के ऊपर। और जो ये बी है ना, ये वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का। बाकी सारी चीजें सेम है। अगर तुम तुम्हारे इस टोटल इंक्रीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पे वो बात वही है कि फाई एच कोमा के एंड साई एच कोमा के, ये दोनों ही जीरो को अप्रोच कर रहे हैं एज एच कोमा के अप्रोचेस टू जीरो, है ना। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन से समझते हैं, मैंने एक ये फंक्शन ले लिया, देखो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरो होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होंगे, जीरो। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जीरो लिखने का मतलब क्या होगा, दो 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 स्क्वायर का सम जीरो लिख लो, यानी कि दोनों को अपने आप जीरो होना पड़ेगा। ये चीज तभी पॉसिबल है, तो या तो ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, है ना। हाँ, अब इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट जीरो जीरो। एट जीरो जीरो बताना है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जीरो जीरो के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, मुझे ये देखना है। तो जीरो जीरो के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो बात कहां से पता लगेगी, वो बात यहां से पता लगेगी। ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी तुम्हें। ये डेफिनेशन क्या करनी पड़ेगी यूज। अगर ये डेफिनेशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है तो कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है ना। तो ये डेफिनेशन बनेगी क्या, एक्स और वाई जो पॉइंट है वो जीरो जीरो बन रहे हैं। इस पॉइंट पे देखा एक्स और वाई पे, तो हमारा वो काम कौन कर रहा है, जीरो जीरो कर रहा है। तो एक्स और वाई को क्या ले लो, जीरो जीरो ले लो, यानी कि मेरे को क्या लेना है, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस के, माइनस में एफ ऑफ जीरो जीरो, यही लेना है। एफ ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू में एच इंटू में एफ एक्स जीरो जीरो, जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना, प्लस में के एफ वाई जीरो जीरो, है ना, और प्लस में एच पाई ऑफ एच कोमा के, ये ऐसे ही रहेंगे, प्लस में के टाइम्स साई ऑफ एच कोमा के। यही डेफिनेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। सबसे पहले तो मुझे, हाँ ठीक है नितेश, सबसे पहले तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो मुझे इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी, एफ एक्स और एफ वाई की। तो पहले तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे जीरो जीरो के ऊपर, इसीलिए ये काम बहुत लेंदी हो जाता है, पर आगे हम थ्योरम्स का यूज करके भी ये चीज देख पाएंगे। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स जीरो जीरो निकालो। जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इससे तुम्हें ना थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एक्स में चेंज करेंगे बस थोड़ा सा, वाई में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स में चेंज किया माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो, और अपॉन में कितना हो जाएगा एच, यही होगा जीरो जीरो के ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव देखोगे तो यही आएगा ना। तो ये कितना हो गया लिमिट, हाँ वो लिमिट बाद में लास्ट में लिखेंगे मोनी। तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन में एच, ये हो गया, है ना। अब एक बात ये देखो कि एच कोमा जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कहां से निकलेगी। देखो जब दोनों जीरो होंगे, जब दोनों जीरो होंगे तो फंक्शन वैल्यू देगा जीरो, ठीक है। अगर एक भी नॉन जीरो है तो फिर फंक्शन यहां से वैल्यू देगा, यानी कि एच और के की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज तो जीरो हो गई। हाँ एक बार समझ लो ताकि तुम्हारे मेथड तो समझ में आ जाए थोड़ा सा, अब डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एच कोमा जीरो कहां से निकलेगा, एच कोमा जीरो निकलेगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू एच और वाई की वैल्यू जीरो रख दोगे तो ये पूरा जीरो ही हो जाएगा, एच इंटू जीरो अपॉन में एच स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया और अपॉन में एच आ गया, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो जीरो है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देखो तो एफ ऑफ वाई जीरो जीरो। अगर मैं जीरो जीरो के ऊपर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव देखूंगा तो लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन में के, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम वही कहानी चलेगी, जीरो कोमा के, जीरो कोमा के पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जीरो कोमा के पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो जीरो इंटू के, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है और अपॉन में के, तो वाई के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी जीरो आ गया। तो वो सारी वैल्यूज आ गई, अब रखो। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एच कोमा के की वैल्यू निकालूंगा तो ये तो एच कोमा के बन गया ना, एफ ऑफ एच कोमा के, तो एच कोमा के को यहाँ रख देंगे सिंपली, तो ये हो गया एच के अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है, एफ एक्स भी जीरो है, एफ वाई भी जीरो है, पार्शियल डेरिवेटिव दोनों जीरो है, प्लस में यहाँ पे क्या है एच पाई ऑफ एच कोमा के प्लस के ऑफ साई ऑफ एच कोमा के। अब तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये देखना है अगर एच कोमा के जीरो को अप्रोच करेंगे व्हेन, तुम्हें क्या लगा देना, दोनों तरफ लिमिट लगा दो। मैं वही बोल रहा था ना कि अब दोनों तरफ एच कोमा के की लिमिट लगा देनी है। तो अगर दोनों तरफ मैं एच कोमा के की लिमिट लगा दूं तो लिमिट, इसका क्या मतलब हुआ कि एच कोमा के अप्रोचेस टू जीरो जीरो, एच के अपॉन में रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इधर भी लिमिट लगा दी। और जब इधर तुम एच और के को जीरो जीरो अप्रोच करा दोगे, इसको भी जीरो इसको भी जीरो, तो जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू दिस जीरो इंटू दिस, तो ये जीरो हो गया। अब अगर ये लिमिट हमेशा जीरो सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर ये लिमिट जीरो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर ये बात हमेशा गलत भी हो सकती है, और अगर ये गलत हो सकती है तो इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये बात हमेशा सेटिस्फाई करेगी, क्या इस बात को हम हमेशा लिख सकते हैं, बोलो, क्या इस बात को मैं हमेशा लिख सकता हूं, क्या ये बात हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ये तो लिमिट ही हो गई। अगर मैं तुमसे ये ना पूछ के लिमिट कैलकुलेट करने को बोलता तो ये लिमिट तो हमने कैलकुलेट की थी। देखो क्या ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्या ये लिमिट हमेशा जीरो आएगी,
देखो ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर और नीचे ये सेम है। यहाँ पे हम पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। पता है पाथ हमें ना एक बार अभी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था, पाथ थोड़ी सी देर में सिलेक्ट करना चाहिए था। इसको ना, इसको अभी 0 मत लिखो, इसको भी अभी लिखा रहने दो, नहीं तो फिर ना थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों तरफ अभी ऐसे ही लिखो, एच कोमा के अप्रोचेस टू 0 0, ऐसे इसको लिखा रहने दो, ठीक है। एच इंटू फाइव ऑफ एच कोमा के। वैसे पता है ये लिखते नहीं है, ये पता है मैं भी ऐसे ही लिख रहा था, है ना। ये वैसे अभी लिखो मत, तुम ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको लिख भी नहीं पाऊंगा, ऐसे बुक में कोई नहीं लिखता है, बाकी मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो तुम्हें ये लिमिट निकालनी है, बस इतना सोचो कि तुम्हें ये लिमिट निकालनी है और पाथ को अप्रोच कराना है। अब बताओ, लिमिट निकालो और पाथ को अप्रोच कराओ। क्योंकि पता है मैं क्यों कह रहा हूँ इसको 0 नहीं लिखा, क्योंकि इस एच और के का रोल आता है, इस एच और के का रोल आएगा, इसके बिना फिर बात बनेगी नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल नितेश, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे डिग्री सेम दिख रही है, तो अगर मैं पाथ ले लूँ यहाँ पे एक्स और वाई की तरह, जैसे मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स लिया था, यहाँ पे अगर मैं k को एम एच लिख दूं, अब देखना तुम उसका कितना फर्क पड़ेगा। अगर मैं RHS को पहले ही 0 बना देता तो फिर गड़बड़ हो जाती, इनका रोल खत्म हो जाता। अब अगर मैं एम एच लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाथ लूंगा तो ये बन जाएगा h इंटू में एम एच, और अपॉन में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर। ये यहां भी रखना पड़ेगा पाथ, यहां भी रखना पड़ेगा पाथ, ये हो गया h, है ना, फाइव ऑफ h कोमा एम एच, के की जगह रखोगे एम एच, और ये हो जाएगा साई ऑफ h कोमा एम एच, ये हो जाएगा। अब देखो जो ये एक एच है ये तो कॉमन आके कट जाएगा, ये एच कट गया, अब ये नहीं कटता तो फिर गड़बड़ हो जाती, है ना, इसका रोल खत्म हो जाता है, ये एच नहीं कटता यहाँ से, ये एक एच तो कॉमन आ गया, एक एच स्क्वायर नीचे से कॉमन आएगा, एक एच स्क्वायर क्या होगा नीचे से कॉमन आएगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एम एच अपॉन अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और रूट से एच स्क्वायर बाहर आएगा तो एक एच ही है। RHS के अंदर एक तो फाइव एच एम एच बच जाएगा, और एक बच जाएगा एच सॉरी एम इंटू में साई एच कोमा एम एच, एक ही बच जाएगा। और देखो एक एच से एक एच ये भी कट गया। अब अंडरस्टूड, दोनों तरफ लिमिट लगा दो, हम दोनों तरफ एच और के को 0 अप्रोच करा रहे हैं, मतलब एच को 0 अप्रोच करा रहे हैं। अब अगर एच और के दोनों 0 को अप्रोच करेंगे तो ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं, ये वाला फंक्शन भी 0 को अप्रोच करेगा, ये वाला फंक्शन भी 0 को अप्रोच करेगा। डेफिनेशन यही तो कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है कि फाई और साई दोनों 0 को अप्रोच करेंगे, अगर एच और के 0 को अप्रोच करेंगे तो ये दोनों के दोनों 0 को अप्रोच कर जाएंगे, यानी ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या एच की हर वैल्यू, एम की हर वैल्यू के लिए ये लिमिट 0 आएगी? क्या एम की हर वैल्यू के लिए ये लिमिट 0 आएगी? नहीं आएगी। जैसे जैसे एम की वैल्यू चेंज कराते जाओगे वैसे वैसे लिमिट चेंज होती चली जाएगी, एम पे डिपेंड कर गया। तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई हमेशा के लिए, तो यानी कि नहीं हुई तो ये फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तुम्हारा, समझ आई बात? अब ये एक बहुत लंबा मेथड है करने का, तो हमने कुछ कुछ रिजल्ट्स बनाए सबसे पहले तो, जिससे हम डिफरेंशिएबिलिटी को टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला जो रिजल्ट है, हम यहाँ से मैं जो रिजल्ट्स बता रहा हूँ थोड़े से ध्यान रखना। सबसे पहले तो वो कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये तो हमें पता ही है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब ये तो मुझे पता है, पर उल्टा देखो, इसका नेगेशन कैसे लिखोगे, इसका नेगेशन कैसे लिखोगे? अगर मैं इसका नेगेशन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, अगर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है तो फिर दिस इंप्लाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? अब क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था 0 0 पे? क्या ये फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस था? बताओ, कॉन्टिन्यूटी तो तुमने चेक कर ही ली, क्या ये फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस है? बोलो। क्या ये फंक्शन 0 0 पे कॉन्टिन्यूस है? सेम वही तो बात है, कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसकी 0 0 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? इसकी 0 0 पे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं था तो फिर डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? समझ रहे हो? तो कॉन्टिन्यूटी से भी तुम इसको रिजेक्ट कर सकते थे। हमें जब पता है कि कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो फिर हटाओ। हम्म। दूसरी बात, कई बार हम ये सोचते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कई बार हमारे दिमाग में ये आता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और प्लस में अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस है और अगर उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर, जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हो, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई को हम क्या कह रहे हैं कि वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, जो भी पॉइंट का तुम जिक्र कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस है और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कई बार हम सोचते हैं कि वो ऑप्शन ऐसे बना के दे देगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? तुम सोचोगे नहीं नहीं, सिर्फ कॉन्टिन्यूस से डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता है। फिर तुम सोचोगे, फिर वो कह देगा कि कॉन्टिन्यूस और एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तुम सोचोगे नहीं ये भी नहीं है। फिर तीसरे में वो कहेगा कि कॉन्टिन्यूस और दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, और चौथे में लिख देगा नन, तो सोचोगे कि इतनी कंडीशन बढ़ा दी तो हो सकता है डिफरेंशिएबल हो ही जाए। पर अगर
कॉन्टिन्यूस है और दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं सिर्फ, यानी कि वहां पे तुम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो तुम कुछ नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल ना भी हो सकता है हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना भी हो। अब होगा कब? होगा कब? नेसेसरी और मतलब सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? सफिशिएंट क्या रहेगा डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए? सफिशिएंट कंडीशन क्या रहेगी? तो सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ये प्रूव करने के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? इससे डिस्प्रूव मत कर देना। ये डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करने के लिए है बस, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है। क्या कहता है? कोई भी एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और दूसरा डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी हो। जो पार्शियल डेरिवेटिव हो ना, वो दूसरा कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। एग्जिस्ट एक करे पर दूसरा कॉन्टिन्यूस हो, दोनों अगर कॉन्टिन्यूस है फिर तो वेल एंड गुड है। अगर दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की जगह अगर दोनों डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी होते फिर तो एकदम स्मूथली हम उसको डिफरेंशियल बोल देते हैं। यहाँ पे मिनिमम सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एक तो एग्जिस्ट करे और दूसरा क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। जैसे कि क्या? जो फंक्शन का डेरिवेटिव है a कोमा b पे, ये क्या होना चाहिए? इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, या बस वो ए बी तो लिख दिया। ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एफ वाई क्या करना चाहिए? ए बी वो एग्जिस्ट करना चाहिए, या तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है? और या फिर वाई वाला कॉन्टिन्यूस हो जाए, कोई भी एक हो जाए। वाई वाला डेरिवेटिव अगर ए पे कॉन्टिन्यूस है और एक्स वाला सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे? एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट। वाई वाला क्या कर रहा है? एक्स वाला क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ, तो भी हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन चीजों को अंडरस्टूड मत रखना, उल्टा नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट है। अगर फंक्शन ये दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, पर अगर डिफरेंशिएबल है तो इन दोनों बातों को हम नहीं मान के चलेंगे। क्लियर हो रही है ये बातें? हम्म। हाँ, अब दो छोटी छोटी सी थ्योरम्स हैं, ये देख लो क्या कहती हैं। हम्म। एक तो थ्योरम होती है तुम्हारी यंग्स थ्योरम। एक तो थ्योरम होती है तुम्हारी यंग्स थ्योरम और एक थ्योरम होती है तुम्हारी स्क्वार्ट्ज थ्योरम, ठीक है? तो देखो क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ एफ फ्रॉम आर स्क्वायर से आर, एक फंक्शन दिया हुआ है इज सच दैट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल, ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल दिए हुए हैं तुम्हें। देखो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है ना? देखो पहले तो एग्जिस्ट करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस होंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएबल होंगे। तो क्या कह रहा है कि एक फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर एफ एक्स और एफ वाई क्या है? दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो फिर क्या कहता है? डिफरेंशिएबल एट ए कोमा बी। तो फिर उस केस में वो कहता है कि देन तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे ना दोनों, चाहे वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, वो डेरिवेटिव सेम आते हैं। ये यंग्स ने कहा था। अब ये डी ट्रिपल एस बी के अंदर स्टेटमेंट देके नाम पूछता है, उल्टा करता है, या फिर नाम देके स्टेटमेंट पूछेगा, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान रखनी है तुम्हें। ये तो हो गई यंग्स थ्योरम। यंग्स थ्योरम के बाद आती है तुम्हारी स्क्वार्ट्ज थ्योरम, वो भी यही है, उसके अंदर थोड़ी सी और कंडीशंस है, बात वो भी यही कहता है। स्क्वार्ट्ज ने क्या कहा? स्क्वार्ट्ज ने कहा कि इफ एफ एक्स एफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं इन नेबरहुड ऑफ ए बी, ए बी के नेबरहुड में ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, एंड जो दूसरे वाला डेरिवेटिव है वाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, ये वाला कॉन्टिन्यूस है, ये वाला उस पॉइंट के ऊपर क्या है? कॉन्टिन्यूस है। तो देन फिर वो क्या कहता है कि उस पॉइंट के ऊपर जो दोनों के दोनों डेरिवेटिव होंगे, वो दोनों ही डेरिवेटिव क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये स्क्वायर्स ने कहा था, ठीक है? तो ये स्क्वायर्स की थ्योरम है, वो दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को क्या कराना चाह रहा है? बराबर कराना चाह रहा है, ठीक है? तो यहां तक की ये बात होगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारा इसके अंदर बनता है, वो यहाँ पे बनता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स, ये सीखो। दो वेरिएबल्स के फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे करेंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे होगा? अब यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है, देखो मैं अगर एक इमेज दिख पाए गूगल पे तो मैं देखता हूँ। कोई इमेज दिख जाए जिससे तुम समझ जाओ। देखो जैसे ये फंक्शन दिख रहा है तुम्हें,
देखो ये इमेज दिख रही है तुम्हें, सेव ही कर लेते हैं, हो जाएगी सेव। देखो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है ना, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये दो वेरिएबल का फंक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे एक प्लेन है, ये वाला, ये क्या है तुम्हारा, एक प्लेन है, ये नीचे एक प्लेन है, ये पूरा एक, ये ऐसे ऐसे ये प्लेन है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये प्लेन है, और इसके ऊपर ये जो फंक्शन है ये स्पेस में वैल्यू ले रहा है, समझ रहे हो, जेड एक्सिस पे वैल्यू ले रहा है, जैसे मैंने तुम्हें लिमिट का कंसेप्ट सिखाया था, और ये फंक्शन वहाँ पे नीचे जा रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला जो बन रहा है मैक्सिमा का केस बन रहा है। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट होगा ना, यहाँ पे जो ये एक्स कोमा वाई या ए कोमा बी एक पॉइंट आएगा, ये ए कोमा बी पॉइंट ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, समझ रहे हो, ये कोमा बी क्या होगा, ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, दिख रहा है इसके अंदर जो मैंने खींचा ये ये ए कोमा बी पॉइंट मैक्सिमा का या मिनिमा का मिलेगा। और सिमिलरली जो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला मिनिमा का केस बनेगा। यहाँ पे जो ये मान लो कोई ए डैश बी डैश पॉइंट होगा, ये मिनिमा का, यहाँ पे फंक्शन बहुत छोटी वैल्यू ले रहा है, नीचे की तरफ ले रहा है, तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमा है। तो ये सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ये कैसे निकालें। सबसे पहले तो हमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ए बी और ए डैश बी डैश। फिर ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा के पॉइंट है या मिनिमा के पॉइंट है, समझ रहे हो। तो उसका मेथड है, उसका मेथड बनाया हुआ है बस, और कुछ नहीं है, तो तुम्हें वो मेथड पता होना चाहिए बस। तो जैसे वो कहता है कि मान लो अगर तुम्हें एक फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, जिसका तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है, वो हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। अब यहाँ पे लोकल ग्लोबल नहीं होता है, यहाँ बस मैक्सिमा मिनिमा ही बोलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन, पहले स्टेप में तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेप वन में क्या करना है, सोल्व, दो इक्वेशन सोल्व करनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, है ना। स्टेप टू, दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज कैलकुलेट करनी है, क्या, एक तो ए क्या होता है तुम्हारा, एफ एक्स एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव, इसको ए बोला जाएगा। बी क्या होगा तुम्हारा, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, और सी क्या होगा तुम्हारा, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या, ए सी माइनस बी स्क्वायर, कुछ बुक्स वाले इसको डी बोल देते हैं, कुछ इसको डेल्टा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, तो तुम चाहे डेल्टा से डिनोट कर लो। तो सबसे पहले ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालना है तुम्हें, ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ से जो पॉइंट निकल के आएगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, जैसे कि मान लो तुमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया ए कोमा बी, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है ये वैल्यू, कैलकुलेट ए सी माइनस बी स्क्वायर एट ए बी। अब यहाँ से क्या क्या केसेस बन सकते हैं ये देखो, यहाँ से क्या क्या केसेस बन सकते हैं ये देखो, स्टेप थ्री में फिर डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। केस वन बनेगा, सबसे पहले मान लो ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है वो जीरो से बड़ा आया, पॉजिटिव आया, और साथ में जो ए आया तुम्हारा वो भी क्या आया, पॉजिटिव ही आया, जो ए की वैल्यू है, ठीक है, जो डबल डेरिवेटिव निकाला एक्स के रिस्पेक्ट में, ये ए बी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अगर ए के ऊपर ये भी पॉजिटिव आया तो हम क्या बोलेंगे, देन जो ए बी पॉइंट है ना हमारा, ए बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ए बी पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। स्टेप दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है वो तुम्हारा जीरो से तो बड़ा ही रहे, ये वैल्यू जीरो से बड़ी है, पर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जीरो से छोटी आ रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि देन ए कोमा बी जो है ना वो तुम्हारा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है अगर ये नेगेटिव आ रहा है। यही सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके केसेस हैं, मैक्सिमम मिनिमा आने के केसेस है, यानी कि ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है ना तुम्हारा, ए सी माइनस बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तुम मैक्सिमम मिनिमा की आगे बात कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तीसरा केस यही कहता है कि सपोज तुमने कैलकुलेट किया और ए सी माइनस बी स्क्वायर जो है ना वो पूरा का पूरा नेगेटिव ही आ गया, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि पॉइंट क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया। सैडल पॉइंट यानी कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, अगर नेगेटिव आ गया तो ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। फोर्थ केस अगर मैं देखूं, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आ गया तो फिर ये जो हमारा टेस्ट है ना ये फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल्स। फिर यहाँ पे अब हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हाथ पैर कैसे मारोगे, देखो हाथ पैर मारने के दो तीन तरीके हैं, हाथ पैर मारने के एक दो तरीके रहेंगे तुम्हारे पास। कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे को 1,2 पॉइंट मिल गया क्रिटिकल पॉइंट, और उसके ऊपर जो डेरिवेटिव है वो ये ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो आ गया। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस मिलेंगे, तुम्हारे पास क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे। अब या तो तुम कोई ऐसी कंडीशन लेके आओ जहां पे 1,2 के नेबरहुड में तुम ये दिखा दो कि सारे के सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है, या तो तुम ये दिखा दो कि 1,2 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सारे एक्स वाई से बड़ी है इस नेबरहुड के अंदर, तो ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, तो इस केस में मैक्सिमा बन जाएगा कि भाई 1,2 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है। या फिर तुम क्या करो कि 1,2 पे फंक्शन की वैल्यू छोटी दिखा दो सारे के सारे पॉइंट से इस नेबरहुड के अंदर, तो फिर ये मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा। अब ये मैं कोई इसका तरीका है नहीं है, हर क्वेश्चन में अपनी कॉमन सेंस लगेगी। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है तुक्का मारने का। तुक्का मारने का ऑप्शन ये है कि हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके देखें, थोड़ा सा घटा के देखें, थोड़ा सा जोड़ के देखें। भाई 1,2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, फंक्शन के अंदर 1,2 रख दो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, 10 आ गई मान लो, तो थोड़ा सा इनके अंदर चारों तरफ में चेंज करके देखो। तुम थोड़ा सा पहले 0.9 रख के देखो, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तुम फिर क्या करो,
1.1 रख के देखो, फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखो, है ना। फिर तुम क्या करो, 2 में थोड़ा सा चेंज करके देखो, 1.9 करके फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखो। एक बार तुम क्या करो, 2.1 पे रख के देखो। अब ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू आनी चाहिए थी, क्रिटिकल पॉइंट ये आया है। अब कहीं पे अगर इससे ज्यादा आ रही है, मान लो यहाँ पे एक वैल्यू 11 आ गई, एक वैल्यू 8 भी आ रही है, इनमें से तो ज्यादा भी आ रही है, कम भी आ रही है, आसपास बड़ा भी है, छोटा भी है, तो यानी कि फिर वो सैडल पॉइंट बन गया, ना तो मैक्सिमा का पॉइंट ना मिनिमा का पॉइंट। बाई चांस चारों ही वैल्यूज इससे बड़ी आ रही हैं, तो तुम एक गैस मार सकते हो कि भाई वो पॉइंट सबसे छोटा है, मिनिमा का पॉइंट हो सकता है सारी वैल्यूज 10 से छोटी आ जाए, तो हम गैस मार सकते हैं कि वो बड़ा होगा सबसे, तो मैक्सिमा का पॉइंट। पर ये कोई श्योरिटी नहीं है, तुमने तो बस ये 4 ही पॉइंट देखे हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट है यहाँ पे, पर एक गैस लगाया जा सकता है, लगभग लगभग काम कर ही जाता है, इतना क्रिटिकल इतना सेंसिटिव क्वेश्चन वो नहीं देता है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे बेस्ड हम, ताकि हमें मेथड अच्छे से समझ आए। एक क्वेश्चन करके देखो, थोड़ा छोटा करते हैं पहले, ज़्यादा बड़ा करने का तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कि यही वाला देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, चलो मेरे को इसके मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बताओ क्या रहे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के बताओ, 3x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस में x³ इसका बस क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बताओ मुझे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। पिछले एग्जांपल में सफिशिएंट कंडीशन कैसे लगाएंगे, वो करके देखना पड़ेगा ना हिमांशु। इस वाले में पूछ रहे हो, इस वाले में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा पार्शियली, फिर ए बी पे देखो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ये भी बहुत लंबा मेथड हो जाएगा वैसे। हाँ, हिमांशु ने एक पॉइंट निकाला है, तो पहले क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स 6x प्लस 3x² ये आएगा, 6x प्लस 3x²। वेरी गुड सौम्यदीप, हिमांशु ने थोड़ी गड़बड़ करी है। और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2y प्लस 3x²। अरे ये क्या कर दिया, बस माइनस का 2y बनेगा y के रिस्पेक्ट। हाँ संजीव, पॉइंट्स क्या बने, पॉइंट्स बनाओ ना। अब इन दोनों को जीरो के बराबर रखो, जब एफ एक्स को जीरो के बराबर रखोगे तो हो जाएगा 6x प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, बल्कि 3x ही कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू -2 हो जाएगी। एक कंडीशन यहाँ से तो y की वैल्यू 0 ही आ गई, जब fy को 0 के बराबर रखोगे तो 0 ही आ गया, है ना। तो 2 पॉइंट्स बन गए मेरे पास, एक पॉइंट तो बन गया x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, एक पॉइंट तो आ गया 0 0, और एक पॉइंट कितना आ गया x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए मेरे पास। मेरे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a निकालना है। पहले a निकालो, a क्या होगा तुम्हारा x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, जब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 6x का तो 6 हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा ना। b कितना आएगा, f ऑफ एक्स वाई, x का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और y का y के एक बार फिर से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो डेल्टा निकालेंगे सबसे पहले, ए सी माइनस बी स्क्वायर करके। b तो 0 ही है, बस a और c की गुना करानी है। a कितना है तुम्हारा 6 प्लस 6x, और c कितना है तुम्हारा -2, है ना। अब सारे के सारे पॉइंट्स पे या तो इसको और थोड़ा सा खोल के लिख लो, -12, 6 को भी कॉमन निकालो ना, नहीं तो 6 को कॉमन निकालोगे तो -12 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी से सब पे चेक करो, एट 0,0, अगर 0,0 पे मैं चेक करूंगा तो उसके अंदर डेल्टा के अंदर 0,0 रखो, तो डेल्टा कितना आएगा देखो, -12 इंटू में 1 प्लस 0, ये आ गया -12 लेस देन 0। आगे चेक ही नहीं करना है, 0,0 क्या हो गया, सैडल पॉइंट हो गया, ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा। सैडल पॉइंट को ही देखो, अब यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सैडल पॉइंट का ही मतलब है कि ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। कई बार एफ एक्स की वैल्यू देखो, यूं समझ लेंगे कि ये वाला केस तो है सैडल पॉइंट का, और अगर इज इक्वल टू 0 आया है तो कह देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसा नहीं है, सैडल पॉइंट का ही मतलब है कि ना तो मैक्सिमा मिला ना मिनिमा मिला, समझ रहे हो। और इज इक्वल टू 0 पे तो टेस्ट कुछ बता ही नहीं पाता, वो फेल हो जाता है। तो यहाँ ये मत समझो कि सैडल पॉइंट आ गया तो उसका कुछ और मतलब, इसका मतलब ये है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर दो ऑप्शंस रखे हैं तो ये मत समझना कि कुछ और बात कर रहा है। अगर ए में सैडल पॉइंट दे दिया, बी में दे दिया तुम्हें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सी में दे दिया बोथ ए एंड बी, और डी में नन दे दिया, तो बोथ ए एंड बी मार के आना है फिर, है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये कंफ्यूजन हो जाती है कईयों को। ठीक है, अब एट -2,0, -2,0 पे अगर मैं डेल्टा देखूं तो कितना आएगा, -12 इंटू में 1 -2, प्लस का 12 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू देखो कितनी आ रही है,
ए कहाँ है तुम्हारा, ए ये रहा 6 + 6x, इसके अंदर क्या रखो, x की जगह पर -2 रखो, इसको कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का 6 आ रहा है यानी कि लेस देन 0 है, तो ये क्या है तुम्हारा मैक्सिमा का पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। समझ आ रही बात, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन के अंदर हम क्या रख देंगे 1,2 रख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ -2,0, x की जगह पर -2 रख दो, तो यहाँ 4 को 3 से गुना करोगे तो 12, y को करोगे तो 0, और ये कितना हो जाएगा -8, तो हो जाएगा 4, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 4। समझे, और करना है एक सवाल, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है f(x, y) तुम्हें दिया हुआ है y² + x² y + x की पावर, करो 1 मिनट, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं। नहीं हो रहा, पार्शियल डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, y² का 0, जो हो जाएगा 2xy + 4x3, तो x के रिस्पेक्ट में हो गया। y के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 2y + का x² ना, ठीक है ये हो गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, निकल ही नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, निकलेंगे, थोड़ी मेहनत करो। f(x) को 0 के बराबर रखो तो कितना बनेगा, 2xy + 4x³ = 0, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, ये बनेगा y + 2x² = 0, y + 2x² = या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर y + 2x² 0 होगा। यहाँ से क्या आ रहा है, fy को जब 0 के बराबर रखोगे तो वो कितना आ रहा है, 2y + x²। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, fy को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2y + x² = 0 आएगा। देखो ये नहीं ये अलग है, तो यहाँ से x² की वैल्यू निकाल लो, x² की वैल्यू कितनी आएगी, -2y आएगी। हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ से और यहाँ से अलग से निकल गई, दोनों इक्वेशंस को सोल्व भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से x² की वैल्यू -2y आ रही है, x² की वैल्यू -2y यहाँ रख दो, इसके अंदर रख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा y, और ये बन जाएगा तुम्हारा -4y = 0, है ना, -4y = 0, तो -3y = 0, यानी कि y की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 0 इस रिलेशन में रखोगे तो भी y 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे, देखो अब ये मत समझो कि x 0 और y 0 आ गया, इस बात को समझना, अगर यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाती सपोज, तो ऐसा नहीं था कि 1 कोमा, सपोज यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू 1 आ गई, या y की वैल्यू सपोज -2 आ गई फॉर एग्जाम्पल आ जाती, तो ये मत सोचो कि 0 -2 पॉइंट बनता ना, x की वैल्यू 0 लेते, यहाँ से y की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू 0 लेके इस रिलेशन में रखते तो एक पॉइंट बनता 0 0, एक बार y की वैल्यू -2 यहाँ रखते तो फिर x² तुम्हारा 4 आता, और x की वैल्यू 2 निकल के आती, 2 और -2, तो एक पॉइंट तो बनता 2, -2, और एक पॉइंट बनता -2, -2, ऐसे 3 पॉइंट बनते, समझ रहे हो। तो अब ये मैं समझो कि यहाँ से 0 आया है, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ कि 0, 0, इसलिए मैं 0, 0 नहीं लिख रहा हूँ, ये x 0 लिया तो यहाँ पे रखा तो y 0 आया, और जब y को यहाँ पे 0 रखा तो x भी 0 आया, तो फिर नया पॉइंट नहीं बना, दोनों से 0 0 बने, इसलिए इकलौता एक क्रिटिकल पॉइंट है, कौन सा, 0 0। समझे इस बात पे, नहीं समझे, है ना। अब आगे का काम तुम्हें पता ही, आगे तो सिर्फ चेक करना है, a रखो f(x) कितना आएगा, उसका x के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना है, एक बार तो कर रखा है, हो जाएगा 2y सिर्फ, फिर b निकालो f(x, y), उसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x हो जाएगा, फिर c निकालो, उसका y के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दो तो वो 2 हो जाएगा सिर्फ।
तो ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, ए की गुना सी से कराओगे, ए की गुना सी से कराओगे तो 4y हो जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। जीरो जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, फंस गए। जीरो जीरो रखेंगे तो डेल्टा जीरो आ गया। अब क्या करें, जीरो जीरो रखेंगे तो डेल्टा क्या आ गया तुम्हारा, जीरो आ गया। अब क्या करें, है ना। तो ये तो टेस्ट फेल हो गया हमारा, जो हमारा टेस्ट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। जीरो ही आ रहा है ना, मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, एक बार देख लेना, कोई कैलकुलेशन एरर किया है तो बताओ। जीरो ही आ रहा है वैसे, अगर जीरो आ रहा है तो फिर टेस्ट फेल हो गया, फिर हमें अपने कुछ और चीजें यूज करनी पड़ेंगी। बोलो, जीरो ही आ रहा है। तो 2y + 12x² आएगा, मेरे को लग तो रहा है मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ की है। तो यहाँ पे हमने x, हाँ सही बोल रहे हो, ए गलत किया है ना, ए में गलती की हुई है। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y + 12x² आएगा, है ना। ठीक है, तभी मैं कहूँ थोड़ा मिस्टेक तो लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2y + 12x² और माइनस का 4x²। आना तो अभी भी जीरो ही है ना, आना तो अभी भी जीरो ही है। 2y + 8x², अभी भी आ तो जीरो जीरो पे जीरो ही रहा है, आ तो तुम्हारा जीरो जीरो पे जीरो ही रहा है, उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो यानी कि हमारा टेस्ट फेल हो रहा है, कुल मिला के बात ये है। अब जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी है, अब यहाँ से कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है, ठीक है। अगर मैं जीरो जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो जीरो आएगी, जीरो जीरो के ऊपर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो जीरो आएगी, है ना। ये वैल्यू जीरो आ रही है। अब इसके नेबरहुड में देखेंगे तो हमें ये देखना है ये वैल्यू क्या हो सकती है। अब थोड़ा सा देखो, देखो अब जीरो का तो एक मदद मिल रही है मेरे को, जीरो जीरो की तो मुझे एक ये मदद मिल रही है। अगर मैं ये जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, क्या थी फंक्शन की वैल्यू, y² + x² y + x⁴। अगर मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को अगर जीरो से बड़ा दिखा दूं, या जीरो से बड़ा दिखा दूं कि भाई इसकी वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी हमेशा, तो या ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी रहेगी, तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई। या मैं इसको दिखा दूं ये हमेशा जीरो या जीरो से छोटा रहेगा, तो फिर ये हमेशा क्या हो जाएगी, ये फिर सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब वो तुम्हें देखना है कि इसको कैसे एडजस्ट करें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन भी ऐसा ही उठाया हमने, समस्या वाला। एक चीज तो है, इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर अगर कर दूं, देखो y² + x² y, कुछ ऐसी चीज जोड़ो और घटाओ कि स्क्वायर बन जाए। देखो मैं ये कर सकता हूँ, एक x² y को मैंने जोड़ दिया और एक x² y को मैंने घटा दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने क्यों सोचा, देखो यहाँ पे y का स्क्वायर ये तो a² हो गया, x² का स्क्वायर ये क्या है, x² का स्क्वायर, इसको मैंने b² बोल दिया। ये तो हो गया तुम्हारा a², ये हो गया तुम्हारा b²। और देखो यहाँ पे a और b की मल्टीप्लाई भी हो रखी है, a तो ये रहा y और b ये रहा x²। तो अगर 2 और होता है इसके पास तो फिर ये होल स्क्वायर बन जाता, समझ रहे हो बात को। तो मैंने इसके अंदर x² y जोड़ दिया और x² y घटा दिया, है ना। तो ये वाली चीज क्या बन गई, 2xy बन गई, और ये पूरा होल स्क्वायर बन गया, x² + y का होल स्क्वायर बन गया ये, और माइनस का x² y है, माइनस का x² y है। अब बताओ ये वाली चीज बड़ी है ये वाली चीज बड़ी, तुम बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये वाली बात, ये वाली चीज बड़ी है ये वाली चीज बड़ी, ये बता सकते हो इनमें से कौन सी चीज बड़ी है। इनमें से बड़ा छोटा प्रिडिक्ट कर सकता हूं मैं कि ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि देखो जब इसके अंदर से हम इसको ओपन करेंगे, वैसे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है इजीली। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो उसके अंदर 2x² y आएगा, इसके अंदर 2x² y आएगा, x⁴ भी आएगी, y² भी आएगा, और प्लस में ये है। तो ये वाली चीज, पहली बात ये इससे बड़ी होगी, चाहे x और y 1 से छोटे हो चाहे x और y 1 से बड़े हो, जब उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। और फिर उसके अंदर x⁴ भी जोड़नी है और y² भी जोड़ना है, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों x⁴ भी पॉजिटिव है, y⁴ भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव है ना। तो ये वाली चीज हमेशा इससे बड़ी रहेगी। अच्छा ये जीरो भी हो सकता है अगर दोनों ही x y जीरो होंगे, तो अगर x और y दोनों के दोनों अगर जीरो हुए तो फिर ये जीरो भी तो हो सकता है, क्योंकि हम जीरो जीरो पॉइंट कंसीडर करें, उस पर तो पूरा बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हुए तो फिर ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये बाकी केसेस में हम इसको बड़ा ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा ये फंक्शन, यानी कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू फिर जीरो ही, और जीरो हमारी किस पे आई थी, जीरो जीरो पे आई थी, जीरो हमारी जीरो जीरो पे आई थी। तो इसका मतलब ये पॉइंट किसका पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मुझे रास्ता दिख गया तो मैंने लगा दिया। अब ये नहीं है कि हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर मैं भी वही करता, जीरो जीरो के लेफ्ट राइट के पॉइंट रख के देखता, जीरो में थोड़ा सा बढ़ाता, एक बार इधर बढ़ाता, फिर मैं एक बार उधर बढ़ाता, थोड़ा नेगेटिव करता थोड़ा पॉजिटिव करता, फिर करके देखता। यही तरीका है। बाकी ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देगा, बाई चांस अगर फुट्टी किस्मत हो तो दे भी दे, है ना। तो बस फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, टॉपिक पूरा हो गया तुम्हारा। तो अब नया टॉपिक मैं आज शुरू नहीं करूंगा, नया टॉपिक हम कल ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल कुछ और नई चीज शुरू करेंगे। अभी यूजी पीजी पे ही लगाएंगे थोड़ा सा टाइम, अभी यहाँ से बाहर निकलने में थोड़ा सा वो लगेगा। या कहो तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर लेता हूँ, बोलो क्या करें, कल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर लें।
फिर इस पे दोबारा आना पड़ेगा। अगर कह रहे हो कि यूजीपीजी कंटिन्यू रखूं तो थोड़ा मैं इसके अंदर और इधर उधर की चीजें कवर कर लूंगा। बाकी एडवांस कैलकुलस में हमने कवर कर लिया है काफी कुछ, है ना। इसमें इंटीग्रेशन नहीं किया है हमने, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तीनों चीजें पढ़ ली हैं 2 वेरिएबल की। तो कैलकुलस था तो एडवांस कैलकुलस कर लिया हमने, है ना। तो अगर कहोगे तो अभी इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इस पे नहीं तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, जैसे टेलर्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम और वो सब करवानी पड़ेगी। तो अगर वो सब कहोगे तो मैं वो सब करा दूंगा। पर आप जो क्वेश्चन शीट देते हैं वो कहाँ से मिलती है? वो वैशाली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, मैथमेटिक्स बाय मयंक विदाउट एनी स्पेस, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ, एक बार देख लेना। यूजीपीजी का ही कंटिन्यू रखिए। चलो ठीक है, यही कर लेते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन डी ट्रिपल एस बी के अंदर यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। चलो तो इसमें अभी थोड़ा सा और समय लगाएंगे, अभी और चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चलो तो बाय, टेक केयर। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। गुड नाइट। हाँ, वो 3 वेरिएबल्स भी है, पर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा संजीव। 3 और 4 वेरिएबल्स का उसमें लैग्रेंजिस कंडीशन आती है। कल मैं एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल का भी कर दूंगा डिस्कस। ठीक है, ठीक है।